हेलो दोस्त, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्नर्स जंक्शन में आपका स्वागत है। आज आपको ज्ञान बिंदु सर रोशन सर के द्वारा जो फिजिक्स का 100 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है बिहार पुलिस के लिए, आज आपको उसका सलूशन कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो कौन सी सदिश राशि, कौन सा हो जाएगा सदिश राशि? तो विद्युत आवेश। कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत आवेश। आगे देखते हैं, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मान होता है, एसआई मान होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? कि कौन राशि है जो बीमाहीन है? तो कौन सा हो जाएगा? विकृति हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। सही है। दाब का होता है क्या? पास्कल। द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ये भी सही है, लेकिन वजन का घन मीटर नहीं होता है। वजन का क्या होता है? भारिया न्यूटन होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कि कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कौन सा गलत है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। सही है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। सही है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल है। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ का एसआई मात्रक क्यूरी नहीं होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक किसका क्या होता है? मैडम क्यूरी होता है। आगे देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो किसके मापन की इकाई हो जाएगा? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होता है? प्रकाश वर्ष का मापन की इकाई होता है। देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्टेज का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्टेज का क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका क्या है। 8 के धारिता चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा क्या हो जाएगा? धारिता हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब 8 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रिएक्टर पैमाना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? इसका आविष्कार चार्ल्स एफ एक्टर द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। तो हाँ, किया गया था 1935 में। दूसरा क्या कह रहा है? यह एक एकल भूकंप के कारण निर्मित ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है। हाँ, करता है वर्णन। रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। हाँ, नहीं होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं, खाली स्थान एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जाता है। यानी कि किसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जाता है? तो किसके द्वारा देखा जाता है? तो स्टीरियोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्टीरियोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। आगे देखते हैं, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है? तो किस प्रकार से जुड़ा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस में? तो समानांतर क्रम में। आगे देखते हैं, उस उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग मौसम विज्ञानियों द्वारा समतल सतह पर गोलार्ध के आपतन क्षेत्र से सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 के सी हो जाएगा, यानी कि पायरोवियोमीटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देख लेते कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन। चेचा का टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। लेकिन टेलीफोन का खोज जॉन लोगी बेड्स ने ही किया था। टेलीफोन का खोज किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। किसने? तो ग्राहम
बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्या करना है? मिलाना है। तो देख लेते हैं, मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है सेक्सटेंस, क्योंकि सेक्सटेंस किससे संबंधित है? तो वर्षा की मात्रा को क्या करता है? मापता है। क्या? सेक्सटेंस, यानी कि एक का क्या हो जाएगा? डी। एक का क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद क्या होता है? अब वाक्यान विष किससे संबंधित है? तो विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को क्या करता है? मापता है, यानी कि बी के दो, एक के डी और बी के दो। एक के डी कहाँ है? यहाँ है। अब बी के क्या है? दो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये भी क्या करना है? मिलाना है। तो देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा? यानी कि विद्युत धारा को मापता है, यानी गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। हाइग्रोमीटर से क्या होता है? आर्द्रता को मापा जाता है, आर्द्रता के स्तर को मापा जाता है, यानी कि 1 के 2 और बी के 3, 1 के 2 और बी के 3, 1 के 2 और बी के 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 के बी। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आगे देख लेते हैं क्या कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किए थे, सही है। चेचा का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे, लेकिन टेलीफोन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने नहीं किया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना किया था? तो किसने किया था गणना? सत्येंद्रनाथ बोस। अब सब बताइएगा कि 5वां अवस्था कौन सा है? पदार्थ की 5वां अवस्था कौन सा है? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? यहाँ पर पति नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? गति होगा, यानी कि बोलता है पर पति नहीं, सॉरी गलती लिखा गया। यहाँ पर क्या होगा? गति, यानी कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया गति को? तो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। आगे देख लेते हैं, यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो तीनों एक साथ जमीन पर गिरेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर निर्वात से कोई भी वस्तु को गिरा रहा है, 2 या 3 वस्तु को, यानी कि जितना भी वस्तु को गिराएगा और वो निर्वात से गिराएगा तो तीनों क्या करेगा? जमीन पर एक साथ गिरेगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बोलता है कि बाहरी निकाय जो किसी पिंड की विरामावस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लाया जाता है, कौन सा लाया जाता है? बदलने के लिए लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल। क्या हो जाएगा? बल। आगे देख लेते हैं, यदि 2 बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले बल कुल बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का क्या होता है? योग होता है। आगे देख लेते हैं, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन हो जाएगा? तो नाभिकीय बल। कौन सा बल? नाभिकीय बल। आगे देख लेते हैं, सभी बलों में होता है क्या? सभी बल, यानी कि बल क्या होता है? बल में क्या होता है? परिणाम और दिशा दोनों होता है। परिणाम और दिशा क्या होता है? दोनों होता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? नहीं है, घर्षण बल। घर्षण बल क्या है? संपर्क बल है। आगे देख लेते हैं, एक अनंत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके खाली स्थान ने एक निष्कर्ष निकाला है कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुआं नियत गति से क्या करता है? गतिमान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 के क्या हो जाएगा? गैलीलियो। क्या हो जाएगा? गैलीलियो, यानी कि बोलता है कि एक अनंत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तु नियत गति से क्या करता है? गतिमान रहती है। आगे देखते हैं, यदि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। किस नियम के अनुसार होता है? किस नियम के अनुसार हो जाएगा? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का कौन सा नियम? न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार। आगे देखते हैं, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था?
तो न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा। आगे देख लेते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम, यानी कि न्यूटन के गति का दूसरा नियम। आगे देख लेते हैं, 29 नंबर बोलता है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस सक्षम बनाता है? तो कौन सा सक्षम बनाता है? देख लेते हैं, 29 का क्या हो जाएगा? संवेग परिवर्तन की दर को क्या करता है? कम करता है। संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है। आगे देख लेते हैं, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं क्या? तो घर्षण कम किया जा किसके द्वारा? था स्नेहक के द्वारा किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का सही क्रम है? तो देख लेते हैं, सबसे अधिक घर्षण किस में होता है? तो स्थैतिक घर्षण में होता है, उसके बाद सर्पी घर्षण, उसके बाद घूर्णन घर्षण में होता है। इनके 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 32, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोटरी घर्षण में किया जाता है। आगे देख लेते हैं, केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या है? कि केंद्र की ओर लगने वाले बल का दूसरा नाम क्या था? अभी केंद्रीय बल। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, वाशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत, यानी कि वाशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत हो जाएगा? अप केंद्रन के सिद्धांत पर। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लेवल का उदाहरण है? कौन सा विकल्प हो जाएगा? 35 का क्या हो जाएगा? व्हील वेयर। क्या हो जाएगा? व्हील वेयर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो किस मामला में कोई कार्य नहीं होगा? देखिए तो, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें क्या पर कोई भी प्रकार का कार्य नहीं होगा। आगे देखते हैं, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मिनट तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि किया गया कार्य वर्क डन क्या हो जाएगा? तो यानी कि कितना? 50 न्यूटन करता है, कितना मिनट तक करता है? 10 मिनट तक करता है, यानी कि कितना हो जाएगा? 500 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 जूल हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कार्य की दिशा होती है, ये क्या कार्य का गुण नहीं है। अब बाकी कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, हाँ लगाया जा सकता है। और कार्य का केवल परिणाम होता है, हाँ परिणाम होता है। कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, हाँ आवश्यक है। आगे देखते हैं, समुद्र में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यानी कि समुद्र में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, और समुद्र ऊर्जा हो जाएगा, और समुद्र तापीय ऊर्जा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 40 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? किसी पिंड की गतिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा के घटक है, यानी कि किसकी ऊर्जा के घटक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 के क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा का हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गतिक ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है? गतिक ऊर्जा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा गलत हो जाएगा? तो पहले देखिए कि एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकता है, हाँ कर सकता है। गतिक ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv², यानी कि गतिमान वस्तु में क्या होता है? गतिक ऊर्जा। और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत। देखिए क्या कहता है, स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिक ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगा तो उसमें गतिक ऊर्जा कैसे रहेगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत। आगे देखते हैं, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो गतिज ऊर्जा में बदल देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से क्या समान है? कि बोलता है 43 क्वेश्चन नंबर में निम्नलिखित में से क्या समान है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन है तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। चौथा ऑप्शन क्या है? हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। यानी कि चारों ऑप्शन के पढ़ने के बाद हमको क्या पता चल रहा है कि चारों ऑप्शन में क्या हो रहा है? गतिज ऊर्जा है। तो आगे देख लेते हैं 44 क्वेश्चन नंबर,
निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा इसमें? जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कौन नहीं करता है? तो मोमबत्ती। बाकी प्रकाश उत्सर्जन डायोड करता है, टेलीविजन सेट करता है और लेजर भी करता है, लेकिन मोमबत्ती नहीं करता है। आगे देखते हैं सौर पैनल में, यानी कि 46 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? सौर पैनल में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है बैटरी में? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यानी कि रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो नाभिकीय हो जाएगा। कौन नहीं होगा? तो नाभिकीय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि देखते हैं कि माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि डी के क्या हो जाएगा? बी। डी के बी। कार्य का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? जूल, यानी कि 1 के डी किधर? 1 के डी और क्या हो जाएगा? 4 के बी। अब बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिणत करता है। शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट। इस प्रकार 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। उस बल का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो कौन सा बल हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? जोहान्स केपलर को दिया जाता है। आगे देखते हैं द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? 53 का क्या हो जाएगा? हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन, यानी कि कोई भी क्वेश्चन में बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत है? देखिएगा कि जो भी जल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, जल से संबंधित क्वेश्चन, वही क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण अधिनियम पर कार्य करता है। कौन सा? संवेग संरक्षण अधिनियम पर। आगे देखते हैं समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों होता है? तो किसके कारण होता है? अणुओं द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिका क्रिया। कौन सा क्रिया? केशिका क्रिया। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में बदलना है। तो इसका सूत्र होता है क्या? C/, इसका सूत्र याद रखिएगा, उससे बन जाएगा। होता है क्या? C/5 बराबर क्या होता है? F - 32/9। इस सूत्र पर बना के उसके बाद क्या कीजिएगा? आगे देख लेते हैं। इस सूत्र पर बनाइएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 645 केल्विन। क्या हो जाएगा? 645 केल्विन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में वही कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मान सेल्सियस में बदलें तो इसका भी क्या हुआ? इसका सूत्र पर बना दीजिएगा। C/5 बराबर F - 32/9। F का मान दिया गया है क्या? F का मान दिया गया कितना? 212। तो 212 - 32 कीजिएगा बटा 9 बराबर C/5 कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आगे देख लेते हैं त्रिक बिंदु को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? त्रिक बिंदु को तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी होगा। तापमान और दाब की स्थिति जिसके तहत किसी पदार्थ की गैसीय, द्रव और ठोस चरण समयावस्था में मौजूद हो सकते, उसे क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु।
आगे देखते हैं, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या होता है, बाष्पित होता है, जिसके कारण ठंडक महसूस होता है। आगे देखते हैं 61 क्वेश्चन नंबर, शीतलन प्रक्रिया के द्वारा गैस को द्रव में बदलने को क्या कहा जाता है? शीतलन प्रक्रिया के द्वारा क्या कहा जाता है? तो संघनन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहा जाता है? तो संघनन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, किसका प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो 62 का क्या हो जाएगा? थर्मोस्टेट का, यानी कि थर्मोस्टेट का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, किसी लोलक द्वारा आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो लिया गया समय क्या कहलाएगा? तो आवर्तकाल। क्या कहलाएगा? तो आवर्तकाल। आगे देख लेते हैं, एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर डिपेंड करता है? तो किस पर डिपेंड करता है? लोलक की लंबाई पर। किस पर? तो लोलक की लंबाई पर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं हो जाएगा? तो ध्वनि। प्रकाश तो है, रेडियो तरंग भी है, सूक्ष्म तरंग भी है, लेकिन ध्वनि तरंग नहीं है। आगे देख लेते हैं, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया था? तो दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया था? तो गुलियोलेमो मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? गुलियोलेमो मार्कोनी ने किया था। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों के संयोजन का प्रयोग करती है? तो कौन सा हो जाएगा? तो मैग्नेटिक रेजिनेंस इमेजिंग। 67 का क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजिनेंस इमेजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की विकिरण तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? यानी कि सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण कौन सा हो जाएगा? तो एक्स किरण। कौन सा हो जाएगा? एक्स किरण। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा आवृत्ति के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि बोलता है कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा में ले जाना, कि सबसे पहले क्या, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? रेडियो तरंग, यानी पहला में कौन आ जाएगा? रेडियो तरंग। और दूसरा में कौन सा आ जाएगा? तो अवरक्त तरंग। दूसरा में अवरक्त तरंग, और तीसरा में कौन सा आ जाएगा? दृश्य किरण। और चौथा में कौन सा हो जाएगा? एक्स किरण। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं, तड़ित झंझा सुनाई देने से पहले तड़ित क्यों दिखाई पड़ती है? इससे यह सत्यापित होता है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक गति से क्या करता है? चलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? एल्युमिनियम में होती है। उसके बाद क्या होता है? इस्पात में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है? एल्युमिनियम में। उसके बाद इस्पात में होता है। आगे देख लेते हैं, ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है? तो किस माध्यम में तेज यात्रा करती है? तो ठोस में करती है। किस में? तो ठोस में करती है। आगे देख लेते हैं 73, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? यानी कि ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जबकि प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब अपश्रव्य का इंफ्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति क्या होता है? तो 74 का क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से कम। आगे देख लेते हैं, इनमें से कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती है? यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 76 का देख लेते हैं, किससे किया जाता है? 76 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों, दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग हो जाएगा? प्रतिध्वनि का। किसका उपयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का करते हैं। आगे देख लेते हैं, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो किस किरण का उपयोग किया जाता है देखने के लिए? पराध्वनिक किरण। कौन सा? पराध्वनिक किरण। आगे देख लेते हैं,
क्या कहता है, मान लीजिए कि किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है। परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है। इसलिए सिर से नीचे तक जादुई दर्पण निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबिंब को दर्शाता है? तो कौन सा प्रतिबिंब को दर्शाएगा? समतल, उत्तल और अवतल। समतल, उत्तल और अवतल दर्पण को दर्शाता है। आगे देख लेते हैं। 79 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। बाकी क्या है? अपवर्तन है। आगे देख लीजिए, स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा? 80 का अपवर्तन, यानी कि जितना भी भ्रंश पैदा करता है उसमें कौन सा हो जाएगा? अपवर्तन के कारण होता है। आगे देखते हैं, तारों के चमकने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 क्या हो जाएगा? धूल कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देख लेते हैं, प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन सा व्यक्ति हो जाएगा? पाल विलार्ड। कौन सा हो जाएगा? तो पाल विलार्ड। आगे देख लेते हैं, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आगे देख लेते हैं, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? फोटोमीटर। किसका उपकरण का करते हैं? फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु या किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो 86 का क्या हो जाएगा? 86 का उल्टा तथा वास्तविक होता है। कैसा होता है? उल्टा तथा वास्तविक होता है। आगे देख लेते हैं, मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। इसी को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। रेटिना को ही क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। रेटिना दे ऑप्शन में या दृष्टिपटल दे ऑप्शन में, दोनों क्या होगा? एक ही होगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना होता है? तो धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? तो फोटोन से। किससे? प्रोटॉन से। किससे बना होता है? तो प्रोटॉन से। आगे देख लेते हैं, गैल्वेनीकरण लोहे पर किसकी पतली परत विलेपित करके उसे जंग लगने से बचाने की विधि है। तो कौन सा विधि हो जाएगा? उसमें क्या करते हैं? जिंक का परत चढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान होती है, किस प्रकार होता है? तो 90 का क्या हो जाएगा? ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं, यानी कि ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? उच्च तापमान होता है। आगे देख लेते हैं, 93 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होता है? तो किसका ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा? 93 का क्या हो जाएगा? एक्स किरण, यानी कि एक्स किरण का ऊर्जा क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, E बराबर mc² नामक सूत्र की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? E बराबर mc² की खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। आगे देखते हैं, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रदरफोर्ड को। किससे? तो रदरफोर्ड को जाना जाता है। आगे देखते हैं, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न होता है?
तो कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न हो जाएगा? तो नाभिकीय संलयन। कौन सा? तो नाभिकीय संलयन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? तो बोरॉन का। किसका? तो बोरॉन का। ग्रेफाइट का तो किया जाता है, भारी जल का भी किया जाता है, जल का भी किया जाता है। तो किसका नहीं किया जाता है? तो बोरॉन का। आगे देखते हैं, अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर कौन है? तो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। जी मतलब जर्मेनियम हो जाएगा। जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आगे देखते हैं, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है या घटता है या वही रहता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। यानी कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या करता है? घटता है। तो आज का समय यहीं तक समाप्त होता है। 99 क्वेश्चन था, आप सब पढ़ के जाइएगा। आज अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।